दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जनरल साइंस का टॉपिक वेक्टर है और वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं। यह टॉपिक रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग सदिश के बारे में, वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के बारे में पिछली कक्षा में हम आपको बताए थे कि सदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिसे बताने के लिए या व्यक्त करने के लिए मात्रा भी चाहिए और साथ ही साथ उसमें दिशा का भी आवश्यकता पड़ता है, जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया। इसका चर्चा हम पिछले कक्षा में कर चुके हैं। आज का जो वेक्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, वेक्टर का वियोजन कैसे होता है, वेक्टर का गुणनफल कैसे होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब का चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर का वियोजन को समझेंगे। दोस्तों ये वेक्टर है जो बहुत ही फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे फिजिक्स का जो टॉपिक है वो वेक्टर कमोबेशी आता ही आता है। यदि आपका वेक्टर का ज्ञान सही रूप से नहीं है तो आपको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए ताकि आपका फिजिक्स से पूरा के पूरा एक तरह से कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक्टर का वियोजन देखेंगे। तो वेक्टर का वियोजन, वेक्टर का वियोजन देखिए, वेक्टर के वियोजन, वेक्टर के यहाँ पे प्रभाव को देखा जाता है। ठीक है, वेक्टर का क्या प्रभाव होता है उसी को, क्योंकि वेक्टर कहने का मतलब, सदिश कहने का मतलब उसमें दिशा की भी आवश्यकता होता है। तो सदिश के प्रभाव को, सदिश के प्रभाव को, सदिश के प्रभाव को हम लोग उसके दिशा में व्यक्त करते हैं। कौन कौन सा दिशा में उस भौतिक राशि के या उस सदिश का प्रभाव दिख रहा है। तो सदिश के प्रभाव को हम लोग दिशा में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वेक्टर का वियोजन कहते हैं। ठीक, वेक्टर का वियोजन यही होता है। जैसे हम एक पिक्चर बना रहे हैं, उस पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, एक पिक्चर है कुछ इस तरह से, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये हो गया और इसका नाम एफ है और यहाँ पे थीटा हो गया, और इसे आप क्या बोलिएगा, जो थीटा के समानांतर रहता है उसे हम लोग कॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो लंबवत जाती है, ठीक है, उसे हम लोग एफ साइन थीटा कहते हैं। एफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ होगा और वह वस्तु पे कोई बल लगा रहा है। ठीक है, तो बल लगा रहा है तो उस वस्तु पे जो बल की जो दिशा है वो दो दिशा में दिख रहा है, दो दिशा में एक तरह से दिख रहा है, मतलब पूर्व की ओर भी दिख रहा है और उत्तर की ओर भी वह वस्तु पे बल का दिशा दिख रहा है। इसी कारण यहाँ पे हम लोग एफ कॉस थीटा बोल रहे हैं और यहाँ पे एफ साइन थीटा कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरह, मतलब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो एक्सिस है, तो नीचे वाले जो एक्सिस है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जो एक तरह से हॉरिजॉन्टल जाती है, ठीक है, या क्षैतिज जाती है, उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस हो गया। अब इस वेक्टर का प्रभाव जानना है, तो इस वेक्टर का जो प्रभाव है जो दो दिशा में दिख रहा है। एक्स दिशा में, पहला हो गया एक्स दिशा में जो वेक्टर का प्रभाव या परिमाण है वो क्या है, v cos थीटा। यदि बोल दें एक्स एक्सिस में
एक्स एक्सिस में इस वेक्टर का प्रभाव क्या होगा? तो इस वेक्टर का प्रभाव है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से यदि बाई एक्सिस में पूछ लिया जाए कि बताइए बाई एक्सिस में इस वेक्टर का प्रभाव क्या होगा, तो बाई एक्सिस में ये जो प्रभाव देख रहे हैं या परिमाण देख रहे हैं वो देख रहे हैं एफ साइन थीटा। तो बाई एक्सिस में ये हो रहा है एफ है साइन थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं ताकि वेक्टर के बारे में एक समझ पैदा हो सके। तो वेक्टर से अभी तक क्या समझे वेक्टर के वियोजन में कि वेक्टर के जो प्रभाव होता है वो अलग अलग दिशा में एक तरह से दिखता है। ठीक है, अलग अलग दिशा में दिखता है, उसी को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं वेक्टर के वियोजन में। तो यहाँ तक देख लिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए दिए गए चित्र में, क्वेश्चन में दिए गए चित्र में, ठीक है, आपको बताना है। एक चित्र कुछ इस तरह से है, ऐसे एक बल लग रहा है, कोई वस्तु है और वस्तु पे बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु है और वस्तु पे बल लग रहा है। यहाँ पे एक एंगल बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वस्तु को आप एक तरह से ससार के ही कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग एंगल से वस्तु पे एक तरह से क्या करते हैं, बल लगाते हैं। कभी सीधा भी लगा सकते हैं, कभी अपने हाथ को हल्का सा तिरछा भी कर सकते हैं। तो अलग अलग एंगल से यहाँ पे हो गया थीटा, और एक थीटा है जो 30 डिग्री का है। ठीक है, ये 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये हो गया एफ साइन थीटा, और यहाँ पे है ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा। मतलब जो लंबवत रहता है वो साइन रहता है थीटा के, और जो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रहता है वो है जो कॉस है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस में इसका परिणाम क्या है। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस में कितना बल लग रहा है तथा वाई एक्सिस में कितना बल लग रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस में परिमाण जो है वो क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस आपका ही हो गया, तो एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ है जो एफ का मान भी दिया हुआ है, और एफ का मान है जो 10 न्यूटन है। एफ बराबर 10 न्यूटन। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा कर दीजिए। एफ का मान है और एफ का मान कितना है, 10 है। यहाँ पे 10 कर दीजिए, और कॉस का भी मान दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, √3/2। इसको सरल कीजिए। ठीक है, तो 2 × 5 = 10, तो आपका हो रहा है 5√3 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का जो बल लग रहा था, तो इस एक्स एक्सिस में जो बल है जो कितना लग रहा है, 5√3 न्यूटन। ठीक उसी तरह से हम लोग बाई एक्सिस में भी बल को देखते हैं कि बाई एक्सिस में क्या इसका कुछ प्रभाव है कि नहीं। होता है, वस्तु का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग दिशा में प्रभाव देखा जाता है वेक्टर के केस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बाई एक्सिस का परिमाण। बाई एक्सिस में परिमाण ठीक उसी तरह से कीजिएगा। तो बाई एक्सिस में क्या है, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बाई एक्सिस में है एफ साइन थीटा,
और एफ का मान दिया हुआ है और एफ है जो 10 न्यूटन है, यहाँ पे 10 कर दिए और साइन थीटा, तो साइन है जो 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा का मान है जो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, 1/2 होता है, तो आपका क्या हो गया 5 न्यूटन, अर्थात वाई एक्सिस के केस में 5 न्यूटन का बल लग रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन में 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, 2-3 तरह के न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं, तो आपका कंसेप्ट है जो ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर बल नहीं, अगर क्योंकि बल भी एक सदिश राशि था, उसी तरह से अगर वेग पे देखेंगे, ठीक है, वेग भी एक सदिश राशि है, और वेग में भी देखेंगे कि क्या वेग का जो प्रभाव है जो अलग अलग दिशा में दिखता है कि नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन यही रहेगा, दिए गए चित्र में क्वेश्चन है दिए गए चित्र में, फिर क्वेश्चन में डायग्राम ये आपका बना देते हैं। अब थीटा का मान है जो 60 डिग्री, पिछले बार हम 30 डिग्री पे बनाए थे, इस बार है जो हम थीटा है जो 60 डिग्री का है, और अगर वेग दिया हुआ है और वेग है जो 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस, और ये है जो आपका वाई एक्सिस है। तो पिछली दफा आप किए थे, क्या किए थे, यहाँ पे एक cos थीटा किए थे क्योंकि बल लग रहा था। इस बार है जो वेग लग रहा है, और वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, तो यहाँ पे भी cos थीटा लिखना है, ठीक है, क्योंकि v का मतलब होता है वेलोसिटी और f का मतलब होता है फोर्स, तो यहाँ पे f साइन थीटा होगा, f है साइन थीटा। अब हम लोग देखेंगे x एक्सिस में इसका परिणाम एवं y एक्सिस में क्या इसका वेग का प्रभाव हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। x एक्सिस में परिणाम, तो चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए, v cos थीटा, और v का मान दिया हुआ है और v है जो 40 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे हम 40 लिख लिए, गुना cos, तो अगर cos थीटा का मान है जो 60 डिग्री है, और cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, इसको सोल्व कीजिए तो 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका जो परिणाम हो गया एक्स एक्सिस में 20 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से वाई एक्सिस में परिणाम को देखेंगे, तो वाई एक्सिस में परिणाम, ठीक है। प्राय इस तरह का क्वेश्चन है जो रेलवे का टेक्निकल एग्जाम में एवं ग्रुप डी में और एयरफोर्स में क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स का एक तरह से बहुत सारे टॉपिक में इसके बिना पे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ भी भौतिक राशि में सदिश भौतिक राशि आ जाएगा, जैसे वेग आ जाएगा, बल आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे भौतिक राशि जो कि सदिश है, तो वहाँ पे ये सब चीजें आप नहीं जान रहे हैं तो आपका ज्ञान एक तरह से अधूरा होगा, आप सही ढंग से चीज को नहीं समझ पाइएगा। तो प्रयास कीजिएगा तो इसका कंसेप्ट है जो आप समझ सकते हैं। चलिए तो वाई एक्सिस में देखते हैं, तो फिर कर दीजिए भी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे भी है जो 40 है और साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो 20√3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे भी आ गया, वाई एक्सिस में भी आ गया। ये वेक्टर का वियोजन, मतलब वेक्टर के जो प्रभाव है जो अलग अलग दिशा में क्या पड़ रहा है, इसको हम लोग इस टॉपिक में हम लोग समझे।
अब हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में समझते हैं। देखिए, जो यूनिट वेक्टर है उसको समझने के लिए है तो वेक्टर ही है ना, और ऐसे इकाई वेक्टर भी आप उसे बोल सकते हैं। ऐसे यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर जो बनता है वो कैसे बनता है, तो ऐसे यूनिट वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या चीज, वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर मैग्नीट्यूड इस तरह से रहता है, अर्थात आपको यूनिट वेक्टर समझना है। ठीक है, तो वेक्टर को, वेक्टर के जो परिमाण है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक वेग है और वेग का क्या परिमाण देख रहे थे, 40 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग का परिमाण हो गया। तो वेक्टर है जो 40 मीटर प्रति सेकंड और साथ में कोई डायरेक्शन जरूर होगा, क्योंकि जब वेग है तो पूरा के पूरा एक दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, उसकी मात्रा भी होता है। जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड एक प्रकार का मैग्नीट्यूड है, एक प्रकार का परिमाण है, 10 न्यूटन एक प्रकार का परिमाण है, लेकिन वो किस दिशा की ओर है, ठीक है, किस दिशा की ओर है वो भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे यदि आपको यूनिट वेक्टर समझना है तो आपको यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है इसका विज्ञान कुछ होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालिएगा, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही भाग दे दीजिएगा। ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही भाग दे दीजिएगा तो आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर एक प्रकार से मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता है। अब कहीं सर कैसे है जो मात्रकहीन और बीमाहीन है, तो चलिए एक हम बता देते हैं। एक वेक्टर था 40 मीटर प्रति सेकंड, किस डायरेक्शन में वेग है, इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर हो गया, किस डायरेक्शन में है, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है जो कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इससे क्या क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो कोई मात्रक नहीं बचता है। तो जो यूनिट वेक्टर है एक प्रकार से मात्रकहीन होता है या मात्राहीन होता है एवं साथ ही साथ बीमाहीन होता है, डायमेंशन लेस भी होता है। ठीक है, अब अब कहीं से इसमें बचा क्या, इसमें खाली बचता है इसकी दिशा, ऐसा बात नहीं है कि यूनिट वेक्टर में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, मात्रकहीन और बीमाहीन होने के साथ ही साथ इसमें एक तरह से आपको दिशा दिख रहा है ना, ये दिशा है जो आपको दिख रहा है, और इसे यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग कैप लगाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ है तो हम लोग आई कैप लगा दिए, जैसी कैप है तो एक प्रकार से यूनिट वेक्टर है, अर्थात वह भी एक वेक्टर ही है, लेकिन यूनिट वेक्टर निकलेगा कैसे, तो आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, और भाग आने के बाद जो इकाई बचता है उसे ही हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसमें दिशा तो रहेगा, ठीक है, और इसे हम लोग कैप के जरिए दिखाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं। वो वेक्टर खानदान का ही है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या रहेगा, उसमें दिशा भी रहेगा। चलिए थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर या ऐसे मान लिया कि इसको समझना और ज़्यादा है न्यूमेरिकल से, तो ऐसे देखिएगा, मान लिया जाए कि भी कोई एक वेक्टर है, तो भी वेक्टर है तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, भी और भी कैप है ना, यही ना है, इसी से बना है ना,
एक वेक्टर जो बनता है किससे बनता है? मैग्नीट्यूड और दिशा से बनता है। परिमाण कुछ मात्रा होगा वेक्टर का और साथ ही साथ उस वेक्टर का कुछ दिशा होगा, इसी से बनता है। तो आपको दिख रहा है ये है जो यूनिट वेक्टर है। तो भी क्या अर्थात यूनिट वेक्टर बराबर क्या कीजिएगा, तो वेक्टर है ना, इसको आप लाइएगा पहले, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को परिमाण भी कहते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को परिमाण भी कहते हैं। तो फिर आपका ये आ गया, तो चीज एक ही चीज है। चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से ज्यादा समझेंगे। चलिए पहले हम लोग एक्सिस बताए थे कि कोई वेक्टर है उसे आप अलग अलग एक्सिस पे से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे ये जो एक्सिस है इसे हम लोग बोले एक्स एक्सिस, है ना। इस ओर का जो एक्सिस होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जो लंबवत होती है उसे हम लोग बाई एक्सिस कहते हैं। तो ये आपको हो गया बाई एक्सिस, और इस ओर 3 डायमेंशन में ये जो एक्सिस बनेगा वह जेड एक्सिस हो जाएगा। ये कौन सा एक्सिस है, तो जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस एक तरह से आपका हो गया। तो 3 तरह के एक्सिस है। तो आपको यूनिट वेक्टर जो उस वेक्टर के खानदान का है और सबसे ही छोटा है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि जो वेक्टर है जो अलग अलग एक्सिस पे एक तरह से क्या करती है, काम करती है। अभी कुछ समय पहले हम आपको कुछ एक्सिस के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसे हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। वेक्टर के बारे में आपको क्या बताएं कि एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर यूनिट वेक्टर रहेगा उसका हम लोग एक नाम दे दिए हैं, और उसका नाम दिए हैं आई कैप। जो बाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसे हम लोग जे कैप से जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस पे रहेगा तो यहाँ पे आई बोल दिए, यहाँ पे जे बोल दिए, तो यहाँ पे के, ठीक है। तो के कैप। अब जैसे हम आई का चर्चा कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस का चर्चा हो रहा है। उसी तरह यूनिट वेक्टर में हम लोग यदि जे कैप लगाए हुए हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये जो वाई एक्सिस में ये वेक्टर है, और यदि जेड एक्सिस में बोला जा रहा है तो इसे के कैप से डिनोट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बल लगा रहे हैं या कोई बहुत एक वेक्टर को लगा रहे हैं तो अलग अलग एक्सिस पे उसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो दिखेगा तो जरूर, तो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर में इतनी बड़ी राशि नहीं लेकर एक छोटी राशि या उसी राशि का थोड़ा सा ज्यादा लेकर समझने का एक प्रयास करते हैं। तो यूनिट वेक्टर के तहत है जो हम लोग चीज को समझते हैं। तो अभी तक आपको क्या जानने को मिला कि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है आई कैप, वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है जे कैप, और जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है के कैप, ठीक है, के कैप है। चलिए अब एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वो वेक्टर है जो इसी में आपको बताना है, ठीक है, इसी का एक तरह समझ जाइए 3i प्लस 4j प्लस 5k। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इसका परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स, वाई एवं जेड एक्सिस में इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, एक्स एक्सिस में जो है, एक्स एक्सिस में जो परिमाण आपका दिख रहा है वो क्या है, एक्स एक्सिस में 3, कितना दिख रहा है 3, तो एक्स एक्सिस में आप कहिएगा 3 है। उसी तरह से वाई एक्सिस में जो
परिमाण है वो क्या दिख रहा है, तो 4, तो बाई एक्सिस में 4 है, देखिए है ना, बाई एक्सिस में j है तो 4j है, तो यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, और k एक्सिस में जो परिमाण है वो कितना है 5k, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये सब चीज को समझ आना जरूरी है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है और वह है जो 3i कैप प्लस 4j कैप हो तो सदिश का परिमाण क्या होगा, सदिश का परिमाण क्या होगा, सदिश का परिमाण क्या होगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आता है, रिजल्टेंट के बारे में पूछा जाता है। और इस बार जो रिजल्टेंट है जो आपको यूनिट वेक्टर पे दिया हुआ है, एक वेक्टर है और उसका प्रभाव है जो 2 दिशा में दिख रहा है, x दिशा में और y दिशा में, क्योंकि i कैप है और i कैप कहने का मतलब वो x डायरेक्शन में दिखा रहा है, और जो j कैप है, ठीक है, जो j होता है वो है जो k कैप के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, इस पे i कैप लगा दीजिए और इसमें j कैप को लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप कैसे बनाइएगा इसका रिजल्टेंट या प्रभाव, कुल प्रभाव, इसको कैसे निकालिएगा। इसका जो फॉर्मूला है a बराबर √3 का स्क्वायर है ना प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, बराबर इसका जो प्रभाव है वो 5 है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो 5 है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अबर जो वेक्टर का नाम है वो p है, और p है जो 6i कैप है, 7j कैप है और 8 है जो k कैप है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहा है कि x एक्सिस, y एक्सिस एवं z एक्सिस में परिमाण को बताएं और साथ ही साथ p का भी परिमाण को बताएं, पूरा रिजल्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। पहले एक्सिस में पूछा जा रहा है और उसके साथ साथ पूरा का पूरा आपसे पूछा जा रहा है, ओवरऑल है जो पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन है यदि वेक्टर p बराबर 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप हो तो x y z एक्सिस में परिमाण तथा p का परिमाण क्या होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए पहले पिक्चर भी बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे जो चर्चा है वो x एक्सिस का भी है, ठीक है, x एक्सिस का भी है, y एक्सिस में भी है और z एक्सिस में भी है। ठीक है, इस z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में दिया हुआ है। x एक्सिस में 6 है, y एक्सिस में 6i, y एक्सिस में 7 है,
7J और जो Z एक्सिस है उसमें 8K, तो 8K। तो यहाँ पे परिमाण है जो आप पिक्चर से भी बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस में 6, वाई एक्सिस में 7 और जेड एक्सिस में 8 हो रहा है। यदि ओवरऑल पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे जो वेक्टर P है उसका परिमाण बताइए, तो उसी तरह बनाइएगा। वेक्टर P बराबर अंडर रूट कर दीजिएगा और सबको डाल दीजिएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 36 प्लस 49 प्लस 64, इसको जोड़ते हैं तो 4 9 13, 13 6 19, 6 4 10 3 13, 1 14, तो हो रहा है अंडर रूट 149। तो यहाँ पे P वेक्टर का यही परिमाण होता है। तो अलग अलग डायरेक्शन में भी बता सकते हैं और नहीं तो ओवरऑल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ये दो टॉपिक हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखेंगे सदिश का गुणनफल। तो सदिश का जो गुणनफल होता है वो दो तरह से होता है। एक गुणनफल में सदिश का अदिश गुणनफल आ जाता है, गुना कीजिएगा तो उसका गुणनफल आएगा, वो सदिश का ही गुना कीजिएगा। लेकिन एक बार आपको अदिश आएगा और फिर दूसरे बार यदि सदिश सदिश को गुना हो रहा है तो अदिश भी आता है, अर्थात अदिश गुणनफल भी आ सकता है और सदिश गुणनफल भी आ सकते हैं, है ना। गुना करते हैं तो अंत में देखते होंगे 25 भागा 25 गुणनफल में जो रिजल्टेंट आता है जो इस साइड में एक तरह से उसी तरह से। चलिए, इसको देख लेते हैं। हेडिंग हम लोग का है सदिशों का गुणनफल, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि एक कंसेप्ट को जान जाइएगा तो कभी आप देखते होंगे कि सदिश सदिश गुना हो रहा है और कभी अदिश आ रहा है और कभी कभी सदिश सदिश गुना होता है और उसका सदिश ही आ जाता है। तो यहाँ पे उस कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और प्रयास कीजिए। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ जहाँ जो वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि आएगा तो यहाँ पे ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी जोड़ना भी पड़ता है, कभी गुना भी करना पड़ता है वेक्टर का, कभी घटाना भी पड़ता है। तो ये सब कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको कुछ समझ में आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल। तो जो सदिश का गुणनफल कीजिएगा उसका दो तरह से गुणनफल आ सकता है। कभी सदिश सदिश को गुना कीजिएगा तो उसका जो गुणनफल सदिश भी आ सकता है या अदिश भी होगा। तो पहला हम लोग देखेंगे सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल, गुणनफल। और दूसरी बार जो हम लोग देखेंगे तो सदिश का सदिश गुणनफल, अर्थात सदिश सदिश में गुना होगा और उसका गुणनफल भी सदिश ही आएगा, ठीक है, सदिश ही आएगा। इस केस में आप बोल सकते हैं बल गुना विस्थापन, है ना, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन बराबर कार्य होता है और कार्य है जो कैसा राशि है, अदिश राशि है, जबकि बल भी सदिश था और विस्थापन भी सदिश था। अगला जो हम लोग दूसरा जो पॉइंट देखेंगे सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। इस केस में क्या होगा कि सदिश सदिश गुना होकर और उसका जो बनेगा गुणनफल जो बनेगा वो भी सदिश बनेगा। जैसे टॉर्क के केस में, टॉर्क के केस में करते हैं टॉर्क बराबर बल गुना बल बाहु, और टॉर्क भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार से सदिश ही है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों का चर्चा करेंगे।
पहला हम लोग देखेंगे सदिश का अदिश गुणनफल। सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो देखिए सदिश का अदिश गुणनफल, इसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। दो वेक्टर को यदि गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉट दिखाकर। ठीक है, डॉट कुछ इस तरह से मान लिया जाए कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर का चिन्ह ही होता है, ऊपर में आप एरो दीजिएगा जरूर, एरो से परिमाण और दिशा दोनों दिख रहा है, ए डॉट बी। ठीक है, तो इसे है जो डॉट से दिखाया जाता है। दूसरा चीज आपको समझना है, जैसा कि आप कार्य का जो फॉर्मूला बनाते हैं एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो बनेगा जो सदिश का अदिश गुणनफल में, तो इस तरह से बना सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे दो वेक्टर है और दो वेक्टर का नाम है ए और बी, और यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो थीटा का रहेगा, कुछ इस तरह से ऐसे, एक वेक्टर का नाम ए और एक वेक्टर का नाम बी, और यहाँ पे थीटा है तो दोनों का बीच का एंगल को दिखाता है। तो रहेगा सदिश ही, लेकिन उसका जो गुणनफल आएगा वो क्या आ जाएगा, अदिश से आ जाता है। ठीक है, अदिश से आ जाता है। चलिए इसे और अच्छा से कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, लेकिन इतना तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तो आप समझ जाइएगा कि डॉट प्रोडक्ट है जो अदिश राशि देता है, जैसे बल गुना विस्थापन बराबर कार्य। तो क्वेश्चन है यदि वेक्टर ए है जो 3i प्लस 4j प्लस 5k है, और एक वेक्टर है जो 4i प्लस 6j प्लस 8k हो, तो पूछा जा रहा है ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। देखिए आई जे के आप समझ गए कि अच्छा उस वेक्टर का ही अलग अलग कंपोनेंट है, नहीं तो और कंफ्यूजन होता। तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो तथा वेक्टर बी, मतलब दो तरह का यहाँ पे वेक्टर है, जैसे अब बोल रहे थे ना बल और विस्थापन, तो बल भी एक प्रकार का वेक्टर है और विस्थापन भी एक प्रकार से वेक्टर है। तो और वेक्टर बी है जो 4i प्लस 5k i 5j प्लस 6k हो, तो वो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ए तथा बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। अदिश गुणनफल क्या होगा, चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर में वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j, 3c है ना, 3i प्लस 4j प्लस 5k। इसी तरह से वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6k। कुछ नहीं करना है, ए और बी का जो गुणनफल होगा वो आप पे गुना कर दीजिए, आई को आई से गुना कीजिए, जे को जे से गुना कीजिए और के को के से गुना कर दीजिए, ये दोनों का अदिश गुणनफल आ जाएगा। तो 12 साइन प्लस 5 20 साइन प्लस और 6 5 30 बराबर आपका कितना हो रहा है 30 20 50 10 60 2 62। तो ए और बी का जो अदिश गुणनफल आ रहा है 62 आ रहा है। ठीक है, ए और बी का जो अदिश गुणनफल है यहाँ पे 62 है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। हिंट आपके लिए क्या है कि आपको दे देगा सदिश गुणनफल है कि अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल
का जो मेथड होता है वो अलग होगा और अदिश गुणनफल का जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। चलिए और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट पे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j। क्वेश्चन है यदि चलिए ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j का, ठीक है, सब यूनिट वेक्टर हो गया, और वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप, 3 ये जो जे कैप है। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो ए और बी के बीच कोण क्या होगा, कोण क्या होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले जो सदिश गुणनफल में आपको बताए थे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर है और इसे हम लोग डॉट से दिखाते हैं, ठीक है, दो सदिश यदि अदिश गुणनफल बनाता है इसे डॉट से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, बराबर ए बी कॉस थीटा, यही करते हैं, ठीक है, ए बी कॉस थीटा को करते हैं। तो पहले इस कंपोनेंट को भी निकालिए और इधर का भी निकालिए, तब जाके आपको एंगल है ना, एंगल है जो निकल कर आ जाएगा, ठीक है, एंगल निकल कर आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले ए डॉट बी, और ए क्या है, तो क्या बताए थे कि ए और यहाँ पे वेक्टर बी, यह जो 3i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप, और b में आपको बताया गया है 4i कैप माइनस 3j कैप। तो पहले अदिश गुणनफल ए और बी का निकाल लीजिए। तो क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 4×12 और इधर -12 बराबर 0। तो इस साइड में 0 आ रहा है, इस साइड में आपका क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो रहा है 9 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। तो यहाँ पे 5 आ जा रहा है, ठीक है। चल उसी तरह मॉड बी का भी निकालिए और मॉड बी कुछ इसी तरह से है। तो मॉड बी आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट -3, तो -3 का स्क्वायर। ये भी आपका क्या आ जाएगा, जब सोल्व कीजिएगा, सरल कीजिएगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड परिणाम है जो 5 ही आ रहा है, अर्थात 5 गुना 5 है ना, 5 गुना 5 कॉस थीटा। बस इसी तरह से पहले अदिश गुणनफल निकाल लीजिए, फिर अलग अलग से एक में हम कंबाइंड कर दिए, ठीक है, एक में यहाँ पे क्या किए हैं, कंबाइंड कर दिए ए और बी का, और यहाँ पे अलग अलग निकालना होगा उसका परिणाम। ए का भी परिणाम निकालना है और बी का भी परिणाम निकालना है। ए का जो परिणाम 5 निकला और बी का भी परिणाम 5 निकला। चलिए अब बन जाएगा, अब एंगल आपसे निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बराबर 25 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/25 है ना, कॉस थीटा बराबर हो जाता है 0/25 अर्थात 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। और 0 डिग्री यहाँ पे थीटा है जो 0 किसका मान है, तो 0 है जो 90 डिग्री का मान है, 0 बराबर 90 डिग्री।
cos 90 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये आपका बन गया। कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज्यादा कंसेप्ट जो क्लियर हो सके। क्वेश्चन है, अगर वर्ग का ही क्वेश्चन देते हैं, कार्य का क्वेश्चन देते हैं एफ एस कॉस थीटा का, और देखते हैं आप कितना उस पे समझ पाते हैं कि नहीं। चीज यही है, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु पर, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल, 200 न्यूटन का बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में, और वस्तु बल की दिशा में, और वस्तु बल की दिशा में, दिशा से 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर 4 मीटर विस्थापित होती है, 4 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य बताएं कितना कार्य यहाँ पे हुआ है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बल भी दिया हुआ है अर्थात फोर्स भी दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको विस्थापन भी दिया हुआ है अर्थात एस भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ कॉस थीटा का भी मान है। तो W बराबर क्या लिखिएगा, एफ एस कॉस थीटा, है ना, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे दो सदिश को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, और उसका गुणनफल क्या रहा है, अदिश आ रहा है। तो एफ आपका है 200 न्यूटन गुना कितना, गुना ए से जो कितना दिया हुआ है, ए से जो 4 है, बराबर हो रहा है 800, ठीक है, 800, और वर्ग का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो 800 जूल बोल सकते हैं, 800 जूल है जो यहाँ पे काम होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट पड़ाव में आ गए हैं। अब है जो सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल हम लोग देख लिए किस तरह से किया जाता है ना, बहुत आसानी से। यदि 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए उसी तरह से अब हम लोग सदिश का सदिश गुणनफल देखेंगे। उसे हम लोग डॉट से देखे थे, तो अब है जो सदिश का सदिश गुणनफल है जो क्रॉस से देखेंगे, मतलब गुना नेचुरल जो होता है इस प्रकार का गुना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सदिश का सदिश गुणनफल। अगर है सदिश का गुणनफल, देखिए पहला चीज आपको उसमें डॉट देखे थे, इसमें आपको क्रॉस, इसमें क्रॉस से दिखाया जाता है। अब पूछा भी जाता है दो सदिश से यदि क्रॉस से उसे गुना किया जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो सदिशी आता है। इसे हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। मान लें कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए बी, और यहाँ पे पिछला बार आप देखे थे कॉस, तो यहाँ पे आपको साइन लेना है, ठीक है, ए बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप, ठीक है, एन कैप बताता है जो तल से लंबवत, ठीक है ना, तल से लंबवत किस दिशा में हो रहा है। यहाँ पे देखिए साथ में दिशा भी दिखाया गया है, ठीक है,
दिशा भी, क्योंकि डायरेक्शन ही शो कर रहा है। ये है जो यूनिट वेक्टर एक तरह से रखा गया है, और यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन के लिए रखा गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है A क्रॉस B, ठीक है, वेक्टर A क्रॉस B बराबर क्या होगा, AB साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर A के आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे करके इसको आसानी पूर्वक से बनाया जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सदिश का सदिश गुणनफल है ना, तो ज़्यादा एक तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि वेक्टर A, यदि वेक्टर एक वेक्टर है, ठीक है, वह 3 i कैप है जो i कैप है प्लस 4 j कैप है प्लस 5 k कैप है, तथा वेक्टर B, ठीक है, वेक्टर B तथा वेक्टर B बराबर 2 i कैप प्लस 3 j कैप, 3 है जो j कैप है प्लस 4 k कैप, 4 है जो k कैप है। इसका सदिश गुणनफल क्या होगा? पिछली दफा हम लोग देखे थे अदिश गुणनफल क्या होगा, और अदिश गुणनफल में क्या किए थे, i को i से गुना, j को j से गुना और k को k से गुना कर दिए थे। लेकिन क्या इस बार भी वही होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, नाम भी अलग है तो काम भी अलग ही होगा ना, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, एक आपको ग्रिड बना लीजिएगा, कुछ इसका नियम है, कानून है, और उस नियम कानून से आपको चलना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये i वाला है, ये j वाला है और ये k वाला है, फिर इसको मिटा ही दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए प्लस से शुरू कीजिएगा, साइन आपको क्या देना है, पहला बार प्लस साइन देना है, कुछ भी रहे यहाँ पे प्लस माइनस रहे उसका आपको कोई चिंता नहीं करना है। पहला चीज आपको समझना है कि प्लस साइन रहेगा, और यहाँ पे यदि आई के बारे में जानना चाहते हैं तो आई को क्या कर देना है, ढक देना है, और डायगोनल गुना कीजिए, डायगोनल कुछ इस तरह से, तो 4 गुना 4 क्या होता है 16, ठीक है। उसी तरह से इस साइड गुना कीजिए तो 5 गुना 3 क्या होता है 15, कुछ ऐसे। और किसके बारे में निकाले थे, तो आई कैप के निकाले थे, तो ये आपका आई कैप आ गया, ठीक है, ये आपका आई कैप आ गया। अब प्लस के बाद अगर है जो माइनस साइन देना है, अगर आपको जे निकालना है, जिसको निकालना है उसे आप ढक दीजिएगा, तो साइन क्या करना है भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये एक प्रकार से ट्रिक भी आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में इसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको जे कैप निकालना है तो जे को ढक दीजिए और फिर डायगोनल चलिए, है ना। तो यहाँ 3 से 4 कितना हो जा रहा है, तो 3 चक्कर 12 माइनस 5 दूनी 10, तो 5 दूनी क्या हो रहा है 10। किसको निकाले, तो जे कैप को निकाले, यहाँ पे जे कैप दे दीजिए, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर आ गया आपका प्लस, फिर वही कहानी दोहराइए। अगर के को ढक दीजिए और के को ढकने के बाद क्या कीजिएगा, तो फिर उसी तरह से डायगोनल गुना कीजिए, तो 3 9 और माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, ठीक है। ये आपका आ गया आई कैप जे कैप और के कैप बराबर कितना होता है, आई कैप और यहाँ पे -2 जे कैप -2 जे कैप और के कैप, यही है, ठीक है। इस तरह से सदिश गुणनफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आपका वेक्टर एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इतना भी यदि आप ढंग से समझकर करते हैं तो एक तरह से आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, ठीक है। इतना यदि आप समझ गए तो यही कंसेप्ट हर एक जगह रहेगा, कुछ दूसरा चीज़ नहीं रहता है। तो हम कुछ क्वेश्चन लिखकर उसको सॉल्यूशन कर देते हैं और यहाँ पे आपका वेक्टर चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए
क्वेश्चन दिया हुआ है ए डॉट बी। अब डॉट है तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉट मतलब ये क्या होगा, अदिश गुणनफल है ना, सदिश का अदिश गुणनफल। क्वेश्चन है यदि ए डॉट बी बराबर ए बी, बराबर क्या है ए बी हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं आंसर क्या कीजिएगा, पहले ए डॉट बी लिख दीजिए बराबर ए बी cos थीटा, है ना। इस तरह फॉर्मूला लिख देते हैं ना, यही होता है ना, एक ही होता है। दो वेक्टर को सदिश वेक्टर को गुना करते हैं तो निकल कर आता है ए बी cos थीटा, जैसे एफ एस cos थीटा बोलते हैं, है ना, बल गुणा विस्थापन cos थीटा। ठीक उसी तरह से ए से कट गए, है ना, जैसे आप काटते हैं ना 5 बराबर 5 तो कैंसिल होने के बाद कितना बचता है ए cos थीटा। अब किसका मान है जो cos में एक आता है, तो cos 0 डिग्री, है ना, तो cos 0 डिग्री बराबर 1, cos 0 डिग्री बराबर 1। यहाँ पे आपका आ गया, है ना। यहाँ पे जो ए और बी के बीच का जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री, तो कुछ इस तरह से ए मान इसमें है और बी भी इसी पे पड़ा हुआ, ए बी दोनों है जो एक ही डायरेक्शन में है और एक दूसरे को ढकेल रहा है। चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन है जो, चलिए साइन पे भी कर देते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्वेश्चन है यदि ए क्रॉस बी यदि क्वेश्चन ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या लीजिए बराबर ए बी हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, बी ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको हिंट देते रहा है, कभी डॉट देकर बता दे रहा है, कभी क्रॉस देकर बता दे रहा है। एक में यदि क्रॉस है तो समझिए साइन होता है फॉर्मूला। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये होता है ना, दिशा को छोड़ दीजिए, यानी कैप को छोड़ दीजिए, दिशा यहाँ पे नहीं समझना है आपको, एंगल निकालना है, दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए यहाँ इससे ये क्या हो रहा है, मर गया। तो ये होता है 5 भागा भाग 5 बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 1 साइन थीटा। अब बताइए 1 किसमें आएगा, तो साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1, अर्थात दोनों कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से मिल सकता है, लेकिन ए और बी के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम कोशिश किए कि एक ही वीडियो में पूरा के पूरा वेक्टर को बता दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।